हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीटेट के पेपर जो सेकंड जो एसएसटी का पेपर होता है उसके बारे में। जो एसएसटी में आने वाले टॉपिक हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज़ की होने वाली है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का इतिहास, यानी कि जो हमारे भारत का इतिहास है वो क्या है, कितना पुराना है और किस प्रकार से लोग पहले रहते थे, या जो लोग अभी आधुनिक समय में रह रहे हैं इससे पहले लोगों का क्या खान पान था, क्या रहन सहन का स्तर था, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जिस जगह पर हम रहते हैं तो भारतवर्ष को एक उपमहाद्वीप के रूप में, यानी कि जो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ है, जो हमारा उपमहाद्वीप है, जो हमारा भारतवर्ष है वो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ है। उसके बाद है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से अर्थात भारत देश के नाम से जाना जाता है। जो हमारे देश का नाम है, जो भारतवर्ष नाम है, इसे महापुराणों में आदि सभी चीज़ों में भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। तो ये सभी महाकाव्यों में और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, यानी कि जो यूनानी लोग जो इंडिया में आकर रहे थे, यूनानी लोगों ने भारत को इंडिया के नाम से, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने हिंदू या हिंदुस्तान नाम से इसे हमारे भारतवर्ष को संबोधित किया था, यानी कि बोला था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा इतिहास है उसे उसके अध्ययन के लिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। यानी कि 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे भारतवर्ष में जो कुछ भी आज से पहले हुआ था, जो भी घटनाएं हुई थी वो किस प्रकार से हुई। तो इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन भारत के नाम से, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत सबसे पुराना, यानी कि जो सबसे पहले चल रहा था उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद है मध्यकालीन भारत, यानी कि जो 2nd नंबर पर जब प्राचीन भारत का अंत हो गया उसके बाद जो 2nd नंबर पर मध्यकालीन भारत है उसमें लोग कैसे रहते थे और वहाँ की क्या क्या विशेषताएं थी। एवं आधुनिक भारत, आधुनिक भारत यानी कि जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, यानी आधुनिक का मतलब होता है जो अभी चल रहा है उसके बारे में। तो जो प्राचीन भारत है, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में, यानी कि जो सदियों पुराना भारत है, प्राचीन भारत के बारे में। तो भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत है इसके बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें 4 प्रकार से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ से, यानी कि जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन सभी के जरिए हमें ये इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि जो धर्म ग्रंथों के साथ साथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। विदेशियों का विवरण, यानी कि जो हमारे भारत में अन्य जगहों से आकर जो विदेशी लोग रहने लगे थे, जो भारत के न होने के बावजूद, यानी कि जो बाहर से आए थे और उन्होंने जो इंडिया के बारे में, यानी कि हमारे भारत के बारे में अपनी किताबों के जरिए या अपने लिखित किसी भी साक्ष्य के जरिए जो वर्णन किया था उनको बोला जाता है विदेशियों का विवरण। या फिर कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई के दौरान जिन चीज़ों की जब खोज की गई उन सभी चीज़ों के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके द्वारा जो हमारा इतिहास है जो अभी से पुराना है उन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसके बाद में बात करते हैं धर्म ग्रंथ, यानी सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। यानी कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो किस प्रकार से बताते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो प्राचीन भारत था वो किस प्रकार का भारत था। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या चीज़ है, तो जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उन्हें बोला जाता है वेद। इन वेदों की संख्या 4 है। यानी कि जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उन वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि जो हमारे वेदों की संख्या है जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है उन वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी कि इन जब चारों वेदों का मिश्रण किया जाता है तो
तो इन्हीं वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यानी कि सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, यानी कि जो ऋग्वेद है जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, यानी जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है, यानी इनके बारे में वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है तथा 9वें मंडल में देवता सोम, यानी कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता और सावित्री के बारे में वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त वर्णित किए गए हैं, जिनके अनुसार 4 वर्ण हैं, यानी कि जो पुरुष सूक्त हैं उनके अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो संख्या 4 है। कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो वर्णों की संख्या होती है वो 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों के लिए, यानी कि जो ऋग्वेद होता है उससे तो गायत्री मंत्र लिया गया है, सोम देवता का उल्लेख है, सावित्री का उल्लेख है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। जो हमारा यजुर्वेद है इसमें मंत्रों नियमों का संकलन है, यजुर्वेद कहलाता है, यानी कि इसमें मंत्र है, नियम है, यज्ञों के बारे में कई चीज़ें हैं, जो हमारे पूजा पाठ हैं उन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि के विधान का संकलन मिलता है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है, यानी कि जो यजुर्वेद है इसे गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी कि इसे गाया और पढ़ा दोनों प्रकार से जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे वेद के बारे में जिसका नाम है सामवेद। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो सामवेद है उसे एक गाए जाने वाला वेद कहा जाता है। सामवेद में जो जितने भी मंत्रों का संकलन है वो भारतीय संगीत के जनक के रूप में ये वेद आया है। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। वेद में 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कि जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, यानी कि जो अथर्ववेद है उसमें जादू, टोटके, टोने, इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। ये अंधविश्वासी, यानी एक प्रकार से ये बोला जा सकता है कि जो अथर्ववेद है वो अंधविश्वास को जन्म देता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यानी कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वेद है, सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, तथा सबसे बाद का जो वेद है उसे बोला जाता है अथर्ववेद, यानी कि जो सबसे अंत में लिखा गया वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी जो हमारे भारत को, यानी हमारे इतिहास के बारे में जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं वो विदेशियों के द्वारा, यानी कि जो विदेश से आए हुए लोगों के द्वारा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हेरोडोटस ने पहले बहुत सारी जानकारी, यानी कि जो इतिहास नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता भी हेरोडोटस को माना जाता है और इन्होंने उसमें इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया था। उसके बाद बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पेपरों में ये क्वेश्चन कई बार आता है, जो मेगास्थनीज है ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, यानी कि जो मेगास्थनीज था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि उसने भेजा था उसे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका को संस्कृत में लिखा है, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसे कि उसने संस्कृत भाषा में लिखा है। उसके बाद बात करते हैं फायान के बारे में। यह एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो मेगास्थनीज था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के समय दरबार में आया था और 14 वर्षों तक भारत में रहा, यानी कि उसने 14 वर्षों तक भारत में रहकर वहाँ के इतिहास के बारे में पता लगाया। वेनसांग के बारे में बात करते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि वेनसांग भी एक विदेशी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद
सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, यानी कि जो भारतीय राज्य है कपिसा वहां पर ये पहुंचा और वहां बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने आया था। यानी कि जो ह्वेनसांग है वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की उसने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने का उसका एक ही उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उन सभी के बारे में, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में जो जानकारियां हैं उन्हें उसे एकत्र करना था। उसके बाद बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो पुरातत्व है यानी कि जो खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं है। यानी कि जो सबसे पहला काल था प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में जो मनुष्य की घटनाओं का कोई भी लिखित वर्णन नहीं था, उसे प्राकृतिक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि उस चीज को इतिहास कहा जा सकता है। यानी प्रागैतिहासिक काल में ऐसे कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे जिसके बारे में हम वर्णन कर सकें, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में चीजें पता चल सकें। जो इतिहास है उसका विवरण जब लिखित रूप में उपलब्ध हो जाता है तभी उसे हम इतिहास की संज्ञा दे पाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लिखी पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें जितने भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे, उनकी जो घटनाएं थी, उनके जो साक्ष्य थे, उन सभी साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा और लिखा नहीं जा सका है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो वो हुआ था पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से आई, यानी कि जो एक मनुष्य है जो एक जगह रहकर, पहले मनुष्य एक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता था, वो घुमक्कड़ों की तरह इधर से उधर, उसे मतलब एक उसका कोई भी स्थायी निवास नहीं था, वह इधर उधर घूमता था। तो जब मनुष्यों ने एक जगह रहकर स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया तो वो अपनाया नवपाषाण काल में। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यानी कि अगर ये पूछा जाता है कि जो ऐतिहासिक काल में जो मानव था, यानी कि जो पहले मानव था, उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता। पृथ्वी का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, यानी कि जो वहाँ की खुदाई में, यानी कि जो चीज़ें मिली हुई हैं उन सब का जो प्रथम उदाहरण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता, यानी कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो उस काल में सबसे फर्स्ट में आई थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसे एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था या फिर उसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता था। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी कि जो यहाँ के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता में सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता में जो सैंधव सभ्यता के लोग रहते थे वो एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें लोग जैसे नगरों में लोग रहते हैं, यानी कि जैसे सिटियों में लोग रहते थे उस प्रकार से निवास करते थे। यानी कि घर के आकार इस प्रकार से बने हुए थे कि लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत बेटर लगता था। जो लोगों के घर के आसपास जो चारों तरफ ज़मीनें हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, वॉशरूम्स हैं, रूम हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ही जैसे सिटी के लोग यानी कि एक नगर के लोग बना के रहते हैं। इस प्रकार से जब सिंधु सभ्यता की खोज की गई, जब वहाँ पर खुदाई करने के बाद जब वहाँ पर जो उसके साक्ष्य जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके जरिए ये सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो एक प्रकार से नगरियों की भात सभ्यता थी। एक प्रकार से सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले थे। सिंधु सभ्यता के साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो संस्कृति के सर्वाधिक स्थल यानी कि जो उसकी खुदाई के जो उसके साक्ष्य मिले हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात में प्राप्त हुए हैं। जो लोथल बंदरगाह है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जुते हुए खेत और नक्काशी दांतों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए थे, यानी कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। यानी कि जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हैं या नक्काशी हैं, यानी कि जो तरह तरह की पेंटिंग है, तरह तरह की चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। यानी कि जो एक कालीबंगन था
वहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशी वाली चीजें कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यानी कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, जो वहां से जो स्नानागार यानी कि जो वॉशरूम्स प्राप्त हुए थे, वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यानी कि वहां पर जो लोगों की चीजें थी वो बहुत ही अच्छे से साक्ष्य के रूप में लोगों के सामने आई थी। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। यानी कि जो अग्निकुंडे थी कि वहां के लोग पूजा पाठ करने के लिए जिन अग्निकुंडों का प्रयोग करते थे, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, किसकी पूजा करते थे, वहां की जो चीजें प्राप्त हुई थी वो सभी यानी कि जो अग्निकुंड थे और वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। यानी कि जो एक नर्तकी थी उसकी कांस्य की मूर्ति यानी कि कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यानी कि एक नर्तकी है उसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से कांसे की प्राप्त हुई थी। मनके के कारखाने लोथल से मिले थे। यानी कि जो मनके के कारखाने थे वो लोथल से मिले थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनके घर इस प्रकार से बने हुए थे कि उन्होंने एक ग्रिड पद्धति को अपनाया था। यानी कि किस प्रकार से लोगों को घर बनाने हैं, एक ही सीक्वेंस में जैसे कि घर बने हुए हैं, फिर हर घर के आगे नाली है। यानी कि इस प्रकार से घरों की व्यवस्था की गई थी कि अब जैसे इसके है उसके बाद में यहाँ पे जरा सी जगह देने के बाद यहाँ पे घर बने हुए हैं। यानी कि उन लोगों ने एक सीक्वेंस बनाकर घरों का यूज़ किया था। जैसे कि ये बीच में जगह है, ये रोड है, ये चीज़ें हैं, तो वो एक प्रकार से जब देखने में पता चलती है तो वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी मुख्य जो फसल थी वो थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें जब भी कोई चीज़ें मिठास यानी मिठाई वाली चीज़ें खाने के लिए प्रयोग करते थे तो वो प्रयोग करते थे शहद का। हड़प्पा में राग रावी नदी के किनारे बसाया। यानी कि जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की खोज दयाराम सायनी ने की थी। जो हड़प्पा था उसकी खोज जो की थी वो की थी दयाराम सायनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी कि हड़प्पा की खोज की थी दयाराम सायनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सभी लोग जो बर्तनों का यूज करते थे वो लाल रंग के बर्तन जिन पे काले रंग की कढ़ाई की हुई होती थी उन बर्तनों का प्रयोग करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ यानी कि जो पशु थे उनमें कुबड़ वाला साँड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन सभी लोगों के लिए जो एक कुबड़ वाला साँड़ है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की जब खोज की गई तो दीवारों पे बने हुए चित्रों के जरिए ये सभी चीज़ें पता चलती हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, वहाँ के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या उगाते थे। इन सभी चीज़ों का जब तक उसका पतन नहीं हो गया, वहाँ पर जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे, जो भी उनकी खुदाई के दौरान चीज़ें प्राप्त हुई थी उनके द्वारा पता चलता था। तो ये थी हमारी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी कि जो हमारे इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद जब सिंधु सभ्यता का अंत हो गया उसके बाद में जन्म लिया वैदिक कालीन सभ्यता ने। तो वैदिक कालीन सभ्यता को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन सभ्यता यानी कि जो सिंधु सभ्यता के बाद आई उस सभ्यता में लोग किस प्रकार से रहते थे, उस सभ्यता में लोग किस प्रकार से निवास करते थे, क्या खाते पीते, यानी उनके रहन सहन के स्तर के बारे में वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो आज के एसएसटी के टॉपिक के लिए और बिहार जो जीके जीएस है उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है उनके लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।